23 अगस्त को चंद्रयान अपने लैंडर या चंद्रयान का जो ये लैंडर रोवर है यानी विक्रम लैंडर और प्रज्ञान जो रोवर है ये चांद की सतह पर लैंड करने जा रहे हैं। लेकिन इस वक्त जो ये प्रोपल्शन मॉड्यूल और ये लैंडर्स अलग होने जा रहे हैं, ये एक बड़ी घटना होगी। हमारे साथ हमारे संवाददाता टी राघवन इसरो से जुड़ रहे हैं सीधे, और एक मेहमान हमारे साथ और जुड़ रहे हैं, मनीष पुरोहित, साइंटिस्ट हैं और इन सारी घटनाओं को आप तक बड़ी सरल भाषा में पहुंचाएंगे। मनीष जी, आपका स्वागत है। और राघवन, सबसे पहले आपसे, आप इसरो में इस वक्त मौजूद हैं, क्या बता रहे हैं वहां पर मौजूद लोग? जी बिल्कुल, देखिए सौरभ, अब जो प्रक्रिया है सेपरेशन की वो शुरू हो चुकी है। कुछ सेकंड्स पहले हमें बताया गया कि जो सेपरेशन कमांड है वो यहाँ पर जो मिशन कंट्रोल कॉम्प्लेक्स है MOX इस ट्रैक का, वहाँ से वो कमांड भेज दिया गया है। ज़्यादा देर नहीं लगेगी इस कंफर्मेशन को आने में कि सेपरेशन जो है वो कंप्लीट हो गया है, लेकिन ये बहुत ही जटिल प्रक्रिया है। जैसा आपने बताया, प्रोपल्शन मॉड्यूल और लैंडर जो है वो एक दूसरे से जुड़े हुए थे। अब जब ये सेपरेशन कमांड दे दिया गया तो एक स्पाइरो जो सिस्टम होता है उसके जरिए ये एक बोल्ट लगा होता है। आप इसको ऐसे समझे, अगर हम सरल भाषा में समझाएं तो 2 बोल्ट से लैंडर विक्रम और जो ये प्रोपल्शन मॉड्यूल है वो जुड़ा हुआ होता है। स्पाइरो से एक स्पार्क वहां पर होता है और एक ब्लास्ट छोटा सा होता है, जिससे ये दोनों बोल्ट कट जाते हैं। और चूंकि लैंडर विक्रम और जो प्रोपल्शन मॉड्यूल है उसके बीच में स्प्रिंग लगी होती है, जैसे ही वो स्प्रिंग खुलती है तो एक उछाल मिलता है लैंडर विक्रम को, और वो उन दोनों से सेपरेट हो जाता है। और हो गए होंगे जब तक हम आपसे बात कर रहे हैं, क्योंकि कमांड दिया जा चुका है, जब तक हम बात कर रहे हैं तब तक ये प्रक्रिया हो गई होगी और कुछ देर में इसकी कंफर्मेशन भी आ जाएगी। अब ये जब दोनों अलग हो गए तो अब लैंडर को अपनी यात्रा जो है खुद तय करनी होगी। 23 अगस्त को शाम 5:47 पर जो टचडाउन प्रोसेस है वो शुरू होगा। लैंडर चूंकि अभी 140 किलोमीटर की दूरी पर है चंद्रमा की सतह से, उसको अब डी बूस्ट किया जाएगा, यानी उसको और पास लेकर आएगा। जब उसकी न्यूनतम दूरी 30 किलोमीटर हो जाएगी चंद्रमा की सतह से, तब लैंडर विक्रम प्रज्ञान रोवर के साथ जो है वो चांद को से मुलाकात करने की अपनी यात्रा, जो आखिरी 15 मिनट की यात्रा है, वो 23 अगस्त को 5:47 पर शुरू करेगा। जी ठीक, मनीष पुरोहित जी, मनीष जी अगर आप भी बता सकें, अब इस वक्त हम क्या समझें, अब चांद पर उतरने की तैयारी शुरू हो गई है? हाँ, ये अपन ये कह सकते हैं, क्योंकि देखिए अभी जहां पर हम हैं, जहां पर विक्रम लैंडर प्रोपल्शन मॉड्यूल है, यहाँ पर अब इनका साथ अलग हो जाएगा। प्रोपल्शन मॉड्यूल अपने रास्ते चला जाएगा और विक्रम को अब हम कंट्रोल करेंगे। होगा क्या, देखिए जैसे ये पहला इवेंट होगा ना जब ये सेपरेट हो जाएंगे, इसके बाद विक्रम को चेक किया जाएगा, मतलब इसके इंजन्स को फायर करके चेक किया जाएगा, इसके सेंसर्स को चेक किया जाएगा। खूब सारे सब सिस्टम्स होते हैं, सबको एक एक बार इसरो क्या करेगा ना, सबको चेक करेगा कि भाई सब कुछ सही सलामत तो है ना। और ये जो पूरा प्रोसेस है, यही प्रोसेस है आज से लेके 23 तारीख तक का। इस प्रोसेस के अंदर हम विक्रम के सारे सब सिस्टम को, उसकी जितनी भी प्रणालियां हैं, सबको टेस्ट भी कर लेंगे। अगर कुछ हमें सही भी करना है तो वो भी कोशिश की जाएगी। वैसे तो कुछ होगा नहीं ऐसा, एवरीथिंग इज वेल डिजाइंड और बहुत परफेक्ट है। इसी प्रोसेस में धीरे धीरे ये जो ट्रेजेक्ट्री है, ये जो ऑर्बिट है, धीरे धीरे कम होता चला जाएगा और एक ऐसा पॉइंट आएगा जब हम 30 किलोमीटर बाय 100 किलोमीटर वाले सर्कल में आएंगे। जब हम वहां आएंगे उस वक्त अपना विक्रम लैंडर तकरीबन 1.6 किलोमीटर पर सेकंड यानी 1683 मीटर पर सेकंड के आसपास की स्पीड से चल रहा होगा। वहां से चालू होगा जो डिसेंट है ना, जो पावर डिसेंट कहते हैं, जो डीबूस्ट कहते हैं, वो वहां से चालू होगा। तो अब इस पॉइंट से उस पॉइंट तक कंटिन्यूअसली ये ट्रैक रहेगा इवेंट, क्योंकि यहाँ पर अब कंटिन्यूअस टेस्ट चलते रहेंगे हर एक पार्ट को, चाहे वो इसके अलग अलग सेंसर्स, बिकॉज वी हैव सो मेनी, खूब सारे सेंसर्स इसके ऊपर लगे हुए हैं, जिससे कि लैंडिंग में जो लास्ट टाइम हमसे कुछ छोटी छोटी चीजें मिस हो गई थी वो इस बार न हो, बिकॉज इस बार कॉन्फिडेंस काफी हाई है। अगर कॉन्फिडेंस तो इस बार इतना हाई है कि कुछ भी होगा हमारा विक्रम 100% लैंड करेगा ही करेगा। यही बात मनीष जी, यही बात इस बार जो है बड़ी अच्छी भी लग रही है। इतना आत्मविश्वास जो है इसरो के साइंटिस्ट दिखा रहे हैं, लेकिन उनका यह कहना कि कुछ भी हो जाए इस बार हम फेल हो ही नहीं सकते, टचवुड हम कर लेते हैं एक बार, फिंगर्स क्रॉस, क्योंकि हम फेल नहीं होंगे। उनका कहना यह है कि इस बार हमने हर कुछ जो भी कुछ दिक्कत हम इमेजिन कर सकते थे हो सकती है इसकी लैंडिंग में, हमने हर चीज को इस बार प्रीएम्प्ट कर लिया है। इंजन भी फेल हो जाए उन्होंने कहा तब भी हम लैंड करेंगे। देखिए एक्चुअली क्या है ना कि इसरो की सबसे खास बात यह ना कि इसरो अपनी गलती जहां होती है ना उसको पहले एक्सेप्ट करता है और फिर उसको इंप्रूव करता है। वो है ना, इधर उधर घुमाते नहीं है। ये एक सबसे बड़ा और सबसे बड़ा डिफरेंशिएटिंग एक एस्पेक्ट है इसरो की अप्रोच का। तो जब चंद्रयान 2 का डेटा मिला, जब उसको हमने एनालाइज किया, तो वी फाउंड आउट कि हमसे कुछ कुछ गलतियां हुई हैं और इसरो ने एक्सेप्ट करा उस चीज को कि ठीक है भाई, हमसे 2-3 मिस्टेक हुई है,
हमने जो डिजाइन करी थी वो डिजाइन ऐसी थी जो ये मान के चल रही थी कि हर पार्ट, हर सब सिस्टम, हर चीज परफेक्टली चलेगी। बट देन नेचर का तो रूल है ना कहीं थोड़ा बहुत डिस्टरबेंस, थोड़ा बहुत डेविएशन तो हो जाता है। इस बार अब इसरो ने क्या किया ना, अब इसरो ने अप्रोच ये मानी है कि मान लो कि अगर हर एक चीज में गड़बड़ होने लगेगी तो क्या स्कोप बचेगा। इसीलिए कॉन्फिडेंस इतना ज्यादा है क्योंकि हर एक चीज को ये मान कर टेस्ट किया गया है कि अगर इसमें गड़बड़ हुई तो क्या हम इसको वापस से करेक्ट कर पाएंगे, क्या हमारे पास इतना टाइम होगा। जैसे कि लास्ट एक मनूवर ऐसा होगा जहां पर अपना जो विक्रम है वो हवा में रुक जाएगा और ओ, फिर उसकी कोई वेलोसिटी नहीं होगी, मतलब ना उसकी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी होगी ना वर्टिकल, वो रुका रहेगा, होवर करेगा, देखेगा नीचे जहां पे मुझे लैंड करना है, अगर वो जगह सही है तो मैं वहां लैंड करूं, नहीं तो वो थोड़ा आगे खिसक जाएगा। लेकिन अगर उस केस में कुछ भी गड़बड़ हुई तो वो वहां लैंड कर जाएगा। मतलब वो ये डिसीजन लेगा कि भाई मुझे अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंचना है, लेकिन ये जो 4 किलोमीटर बाय 2.5 किलोमीटर का वाला जो एरिया मुझे बताया है, ऐसा नहीं है कि मेरे को उस पॉइंट पे जाना है। अगर मैं वहां नहीं पहुंच पा रहा हूं तो जो बेस्ट लोकेशन मिल रही है लैंड कर जाओ। पिछली बार ऐसा नहीं था, पिछली बार ये था कि जहां जाना है वहां पहुंचो, और वहां पहुंचने के अच्छा चक्कर जी में मनीष, एक सेकेंड, राघवन कुछ कह रहे हैं इसरो पर। हाँ, इसरो से। जी सौरभ, देखिए सेपरेशन की जो प्रक्रिया है वो सफल हो गई है। ये अपडेट हमको अभी इसरो से मिली है, तो एक बहुत बड़ी चलिए, बधाई। उपलब्धि कह सकते हैं, एक बहुत अहम पड़ाव है। ये सेपरेशन जो है वो बहुत सफलतापूर्वक हो गया है। अब जो एक और बड़ा काम इसरो करने वाला है, कुछ देर में उसकी भी प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। जो हमारा चंद्रयान 2 का ऑर्बिटर था वो अभी भी वहां पर कक्षा में मौजूद है। आपको हमें पता है कि लैंडिंग के वक्त हमारे साथ चंद्रयान 2 मिशन में प्रॉब्लम हुई थी, ऐन मौके पर हम ठीक से लैंड नहीं कर पाए थे, लेकिन जो ऑर्बिटर था वो अभी भी वहां पर चक्कर लगा रहा है। और ये जो विक्रम लैंडर है अब वो ऑर्बिटर के साथ संपर्क में आ जाएगा और उसके बाद ऑर्बिटर से हमें अर्थ में सारी कमांड्स मिलेंगी। ये एक एडवांटेज भी इस बार हमारे मिशन के लिए है क्योंकि ऑर्बिटर का उतना जो वेट है वो हम साथ में लेकर नहीं गए हैं। इस वजह से हमने इस बार प्रोपल्शन मॉड्यूल को हमारे वैज्ञानिकों ने चुना, और इस ऑर्बिटर के वेट के नहीं होने की वजह से हमने अपने लैंडर को और ज़्यादा मजबूत बनाया है। साथ ही उसमें इतना एक्स्ट्रा फ्यूल है कि अगर उसे लैंडिंग स्पेस को चेंज करना हो तो उस वक्त भी उसके पास उतनी ज़्यादा क्षमता हो, काबिलियत हो कि वो सेफ प्लेस जो है लैंडिंग के लिए चुन सके। तो अब ऑर्बिटर चंद्रयान 2 का जो है वो लैंडर के संपर्क में आ जाएगा कुछ देर में। उसके बाद ऑर्बिटर से अर्थ में जो कमांड्स पहुंचनी शुरू हो जाएंगी, और इसके बाद जैसा हमने आपको पहले भी बताया 2 डी बूस्टिंग होनी है, एक कल होगी, एक 20 तारीख को होगी। उसके बाद जो न्यूनतम दूरी अचीव करनी है लैंडर को 30 किलोमीटर की चंद्रमा की सतह से, वो अचीव की जाएगी। उसके बाद 23 अगस्त को एक बहुत बड़ा क्रूशल दिन है जब आखिरी के 15 मिनट हमें देखना होगा कि किस तरह से सॉफ्ट लैंडिंग हमारा लैंडर विक्रम चंद्रमा की सतह पर करता है। अद्भुत जो कुछ आपने बताया, अविश्वसनीय सा लगता है, कहानी सी लगती है कि ऐसा कैसे हो सकता है, लेकिन ये हो रहा है इस वक्त आप स्पेस में। मनीष, अब जो कुछ अभी राघवन बता रहे हैं तो बहुत बड़ी खबर कि अब ये सेपरेशन हो गया प्रोपल्शन मॉड्यूल का और लैंडर का। गजब बात है कि चंद्रयान 2 का ऑर्बिटर, यानी जो हमारा मिशन कामयाब नहीं हो पाया था उसका हिस्सा ऑर्बिटर, इस साल जो हम अभी जो हमने भेजा है चंद्रयान 3, उसकी हेल्प कर रहा है। देखिए एक्चुअली ये तो पहले से ही मिशन में डाल दिया था कि हमारे पास जो छोटी मोटी प्रॉब्लम्स आई थी चंद्रयान 2 के टाइम पे, उसमें एक चीज ये भी थी कि हमें थोड़ा सा फ्यूल एक्स्ट्रा चाहिए, थोड़ा हमारे को सिस्टम को भी रोबस्ट बनाना होगा। तो ऑर्बिटर हमारे पास चंद्रयान 2 का है और वो बहुत बढ़िया है, मतलब इट इज वेरी वेल डिजाइन, उसकी कैपेबिलिटीज भी बहुत अच्छी है। उससे जो इन्फॉर्मेशन हमें चांद की मिली है, वो इन्फॉर्मेशन, वो जो सारा डेटा मिला, वो तो पूरी अभी इस वक्त ग्लोबल स्केल पे जो इतनी भी साइंटिफिक कम्युनिटी है वो यूज कर रही है। तो हमारे पास तो वो डेटा है। तो अगर मुझे एक नया सिस्टम बनाना है जिसका एक पार्ट ऑलरेडी वहां पे चांद के चारों तरफ घूम रहा है, तो मैं उसको वापस नहीं भेजूंगा। रेदर मैंने क्या करा, मतलब इसरो ने क्या करा कि उन्होंने बोला कि जो एक्स्ट्रा हमारे को एक्स्ट्रा स्कोप मिल रहा है ना, जहां पर हम और वजन लेके जा सकते हैं, मास लेके जा सकते हैं, तो क्यों ना हम हमारे लैंडर को थोड़ा और तगड़ा बना दें, जिससे कि इन केस अगर कोई ऑफ नॉमिनल सिचुएशन होती है, मतलब कुछ नॉर्मल से हटके सिचुएशन भी आए, तो हमें वहां पर एक सेफ्टी रहेगी, एक सेफ्टी मेजर रहेगा। जैसे कि एक इंजन भी कम है, इस बार इंजन कम कर दिया है जो अपना लैंडर है उसके ऊपर, उसके चलते हमारे को जो और स्कोप मिला, तो उसमें हमारी लैंडिंग लेग्स थोड़ी मजबूत कर दी गई हैं। जी। हम थोड़ा सा एक्स्ट्रा सोलर पैनल भी लेके जा रहे हैं, थोड़ा फ्यूल ज्यादा लेके जा रहे हैं। तो लेकिन ये तैयारी एक पूरी है। मनीष, एक चीज और जिसने इस लैंडिंग को और दिलचस्प बना दिया है, ऐसा लग रहा है स्पेस में एक रेस भी चल रही है
किसके बीच में? हमारे चंद्रयान 3 के बीच में, और रूस का भी ऐसा ही एक स्पेसक्राफ्ट जो है वो लैंड करने की कोशिश कर रहा है चांद की धरती पर। उसको बोल रहे हैं, कहते हैं लूना 25, लूना 25। कई बरसों के बाद चीन जो है ये इसको अटेम्प्ट कर रहा है, और उनकी कोशिश ये है कि चंद्रयान 3 से 1 या 2 दिन पहले वो अपना जो लैंडर है उसको चीन धरती पर उतार लें। तो ये कोई रेस है क्या? देखिए, ये रेस है ना तो बहुत अच्छा है। देखिए, आप इसको समझिए, अपन इसका ना एक हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव देखते हैं। इस रेस को बहुत पहले रशिया ने चालू किया था, सोवियत ने, जब नासा से रेस में था। आज वो इसरो से रेस में है। इसका मतलब समझ रहे हैं ना आप कि अब ग्लोबल स्केल पे इसरो से रेस करनी पड़ रही है एक उस देश को जिसने कभी नासा से रेस चालू करी। तो ये तो अगर रेस है तो बहुत अच्छा है कि कहीं ना कहीं अब रोस्कोसमोस और इसरो जो है वो उस पड़ाव पे हैं जहां पर अब ये देखा जा रहा है कि इसरो जो है हमें उससे पहले जाना है, हमें उससे पहले लैंड करना है। देखिए, लूना 25 का मतलब ये है कि ऑलरेडी 24 लूना मिशन वो लॉन्च कर चुके हैं, लेकिन वो सब 1976 से पहले के हैं जब सोवियत ने करे थे। ये रशिया के गठन के बाद, यूएसएसआर से, सोवियत से जब रशिया अलग हुआ था उसके गठन के बाद ये इनका पहला मिशन है। पहला मिशन है। टेक्नोलॉजी जो है वो तो देखिए ठीक है, पास ऑन हो जाती है, उनके पास एक्सपर्ट्स रहे हैं सदा से, उनके पास सारा लिटरेचर अवेलेबल है। दे वर द वन हु स्टार्टेड, उन्होंने चालू किया था स्पेस को। बट अभी जो सबसे बड़ी चीज उनके पास है ना, ये उनका पहला अटेम्प्ट है उस जनरेशन का जो अभी कोशिश कर रही है चांद पर उतरने की। और वो अब अगर इसको रेस के जैसे देख रही है, वो इसरो के साथ रेस के जैसे देख रही है, तो इसरो ने अपनी पहचान बहुत बड़ी बना ली है। बिल्कुल बिल्कुल अब बिल्कुल। बात अलग है कि वो जो हमारे 21 तारीख स्टूडियो को में बड़ी एक्साइटमेंट है इस, जब से ये खबर आई है इसको लेकर के। रागी साहब मुझे लगता है सबसे ज्यादा उत्साहित हैं। नहीं, देखिए, किसी भी भारतीय के लिए ये गौरव का विषय है कि अपनी देश जो है वो आज इसरो जो है वो नासा के साथ रेस कर रहा हो, या पूर्व सोवियत यूनियन के स्पेस टेक्नोलॉजी के साथ compete कर रहा हो। आने वाले दिनों में यह आपके आर्म्स को लेकर के है, जो आपकी टेक्नोलॉजी है उसमें ये मदद करती है। मैन मिशन सर, हमें हम चांद पर जाने की बहुत चीज़ें आपको समझने में या, लेकिन जैसे हम लोग जो सोशल साइंस के बैकग्राउंड के लोग हैं उनके लिए तो अद्भुत ही है। ऐसा ही है जैसे कोई ब्रह्मांड का अद्भुत ईश्वर खोज लिया हो। जब रोहित जी जिक्र कर रहे थे तो हमारे लिए मतलब कुछ चीज़ें ऐसी थी जिसे लगता था कि हम चांद मामा के तौर पर ही, हम तो उनको ऐसे ही जानते हैं। लेकिन जिस प्रकार से साइंटिफिक कम्युनिटी जो है वो वहाँ उतर करके और इसके बारे में खोज किया है, हर भारतीय का सिर जो है वो गर्व से ऊंचा होता है। और ये रोमांच पैदा करता है, आपको अपने ऊपर विश्वास, आपके देश के प्रति, आपके वैज्ञानिकों के प्रति, आपकी उपलब्धि के प्रति जब आप गौरवान्वित होते हैं तो आपको एक गति मिलता है। एक खास चीज प्रोफेसर साहब, आप तो पढ़ाते हैं बच्चों को, नौजवानों को, ये हमारे छात्रों के लिए, स्टूडेंट्स के लिए, बच्चों के लिए, छोटे छोटे बच्चों के लिए कितना अद्भुत पल है ये, इस चीज को जानना समझना कि हम क्या कर रहे हैं। आप देखिए, टेलीविजन की देन बता रहा हूं। अभी बच्चे चाहे जितना भी जो कुछ आप कहें, लेकिन वो चंद्रयान को कॉलेज का विद्यार्थी और 12वीं से 8वीं तक का विद्यार्थी ट्रैक कर रहा है, हमारा चंद्रयान कहाँ पहुंचा। उसे वो 23 अगस्त के दिन के लिए वो अपने आप को बचा करके रख रहा है कि उस दिन देखेंगे कैसे चंद्रयान लैंड करता है। तो होता क्या है कि पूरी एक पीढ़ी जो है इसके पीछे चल पड़ती है। आपको उनको लगता है, बहुत सारे कल जाकर के विश्वविद्यालयों के जो नए नए छात्र हैं वो स्पेस टेक्नोलॉजी की तरफ जाने के लिए उद्यत होंगे। और विज्ञान के क्षेत्र में हम दुनिया को इतने इंजीनियर दे रहे हैं, तो स्वाभाविक है कि एक बार टी राघवन कुछ कहना चाह रहे हैं, कुछ ऐड करना चाह रहे हैं। जी राघवन बोलिए। जी सौरभ, देखिए, इसरो ने एक ट्वीट के जरिए इस सेपरेशन को अब ऑफिशियली कह दिया है कि सेपरेशन जो है टेक्स्ट बुक फॉर्मेट में हुआ है। जिस तरह से तय किया गया था, जिस तरह से कमांड्स भेजी गई थी, फॉर्मेट में हुआ है। इसरो ने ट्वीट करके लिखा है, थैंक्स फॉर द राइड मेट, यानी मतलब जो लैंडर विक्रम है वो प्रोपल्शन मॉड्यूल को ये कह रहा है कि आपने जो अभी तक की यात्रा में मेरा सहयोग दिया उसके लिए धन्यवाद, क्योंकि प्रोपल्शन मॉड्यूल की मदद से ही पृथ्वी के दायरे से बाहर जाते हुए, चंद्रमा के पथ पर पहुंचते हुए और
जो विक्रम लैंडर है वो अब चांद की कक्षा में पहुंचा और आज दोनों एक दूसरे से अलग हो गए हैं। इसमें लिखा गया है LM इज सक्सेसफुली सेपरेटेड फ्रॉम द प्रोपल्शन मॉड्यूल। LM इज सेट टू डिसेंड टू स्लाइटली लोअर ऑर्बिट अपॉन ब्रीफ डी बूस्टिंग प्लान फॉर टुमारो अराउंड 16 आवर्स, यानी 4 बजे कल एक डी बूस्टिंग होगी, जैसा हम आपको जिक्र भी कर रहे थे, क्योंकि अभी जो लैंडर विक्रम है वो तकरीबन 100 से 140 किलोमीटर जो है वो दूरी पर है चंद्रमा की सतह से। अब उसे और कम किया जाएगा, उसे 30 गुना 140 किलोमीटर की जो कक्षा है उसमें लाया जाएगा। जब न्यूनतम दूरी उसकी 30 किलोमीटर हो जाएगी उसके बाद जो डिसेंट है वो शुरू होगा। उसके लिए 23 अगस्त को जो है तारीख मुकर्रर की गई है। ये तारीख भी अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है सौरभ, क्योंकि वो ऐसा पहला दिन होगा, ऐसा बताया जा रहा है इसरो के वैज्ञानिकों की तरफ से, जब चंद्रमा पर रोशनी होगी। यानी चंद्रमा का जो एक दिन होता है वो पृथ्वी के तकरीबन 15 दिन के बराबर होता है, इसलिए हमें 15 दिन उजाला वहां पर मिलेगा दक्षिणी ध्रुव के आसपास। इसी वजह से इस 23 अगस्त की तारीख को चुना गया है। बिल्कुल ठीक, आपने जो ट्वीट बताया मैं तो उसकी भाषा पढ़ रहा हूं, देखिए कि ये कितना कॉन्फिडेंट हमारी साइंटिफिक कम्युनिटी है। चंद्रयान 3 मिशन नीचे लिखा थैंक्स फॉर द राइड मेट, ये लिखा जा रहा है हमारे लैंडर मॉड्यूल की तरफ से, यानी जो विक्रम है वो अपने प्रोपल्शन इंजन जो उसको लेकर के आया उसको थैंक यू कह रहा है। और ये कहा गया है कि बड़ा सक्सेसफुल सेपरेशन ये हो गया है। लास्ट लाइन पर गौर कीजिए, इसरो लिख रहा है नाउ इंडिया हैज 3 सैटेलाइट्स अराउंड मून। हमारी 3 सैटेलाइट्स हैं। सैटेलाइट कोई भी चीज जो चक्कर लगा रही है किसी भी ग्रह का, उसको आप सैटेलाइट समझ लीजिए, तो ये भी सैटेलाइट ही है एक किस्म की। तो 3 सैटेलाइट हमारी चंद्रमा के इर्द गिर्द इस वक्त चल रही हैं। ये अपने आप में हमारी कामयाबी को बताता है। बिल्कुल, देखिए मुझे लगता है सबसे बड़ा मैसेज इस सारे प्रोसेस में ये है कि जब पिछला मिशन फेल हुआ था, आपको याद होगा जो वो सीन था इसरो में, कितनी निराशा हुई थी, लेकिन प्राइम मिनिस्टर का जाके गले लगाना इसरो चीफ को और फिर ये दर्शाना कि हम हार नहीं सकते, हम निराश नहीं हो सकते, हम दोबारा से ये करेंगे। उसी टाइम का वो आपको स्टेटमेंट याद होगा कि कितना पूरी कंट्री में जो एक पूरा एक पैशन, एक डिटर्मिनेशन थी वो उभर के आई थी कि हम दोबारा से करेंगे और दोबारा से हम लोग जाएंगे और बिल्कुल इसको सक्सेसफुल और जीत कर ही आएंगे। तो सबसे जो मुझे लगता है आज की डेट में हम लोगों को गर्व होना चाहिए कि हम लोग निराश नहीं होते। हम लोगों को गर्व होना चाहिए कि हम लगातार साइंटिफिक अप्रोच, और जो कई लोगों ने, कई सारे क्रिटिक्स ने ये कहा था कि ये चाय वाले की जो सरकार है, ये जो बीजेपी बहुत ही रिग्रेसिव है, इनको साइंस का कुछ पता नहीं। लेकिन देखिए पिछले 9 साल में हम लोगों ने बराबर से साइंटिफिक फर्वर जो है इस देश में शुरू से ही था और कल्चरली भी रहा है, हिस्टोरिकली भी रहा है, उसको लगातार हम कंटिन्यू कर रहे हैं, उसको लगातार पुश कर रहे हैं, प्रमोट कर रहे हैं। हमारी हर जनरेशन, चाहे सरकार किसी की भी हो, साइंस को बढ़ावा मिलता है इस देश में, और वो मुझे लगता है कि सबसे बड़ा हमारी स्ट्रेंथ है। इसीलिए आज हम अगर रशिया के साथ compete कर रहे हैं, अमेरिका के साथ compete कर रहे हैं, चाइना के साथ compete कर रहे हैं, तो ये दिखाता है कि ये सिविलाइजेशन हमेशा से साइंस में, विज्ञान में विश्वास रखती है, और विज्ञान चंद्रमा हो या मार्स हो या कोई और प्लैनेट हो, हम वहां जाएंगे। भारतीय लोग, जिसको आपने भी साइंटिफिक फर्वर या साइंटिफिक टेम्पर कहा, एक बार हर्षवर्धन जी सर, वो तो आप हमारी 5000 साल का इतिहास देख लें, उसमें नजर आता है। हम तो चांद से बातें करते थे जी। मैं तो यही कहूंगा कि देखिए रोमांच ये जो हो रहा है ना, ये किसी को भी एहसास हो रहा होगा। और जब आपने कहा अभी चंद्रयान पे बात करेंगे तो हम लोग क्या बात करेंगे, हम लोग तो पत्रकार हैं और सामान्य चीज़ों को दिखते हैं, खबरों को। लेकिन जिस तरह से भारत का मस्तिष्क, जब मैं भारत का मस्तिष्क कह रहा हूं तो राष्ट्रीय चेतना की बात कर रहा हूं, वो जिस तरह से बदला है, और मैं अक्सर कहता हूं कि हम या तो हमारे देवी देवता प्रकट होते थे या अब हम प्रकट होते हैं। यानी हमारी वो धर्म से विज्ञान की जो यात्रा है, और उस यात्रा में हमारे जो प्रामाणिक सिद्धांत हैं, जब आपने अभी राघवन ने कहा कि टेक्स्ट बुक फॉर्मेट में हम अलग होते हुए देखते हैं, और जो अभी ट्वीट है वो बताता है कि हमारी चीजें ऐसा नहीं है। हमारे पास करने के लिए कई बार होता है ना कि किन्हीं और वजहों से नहीं करते। कोई कह देता भाई चंद्रमा पे क्यों जाना है तुम्हें, अभी दूसरी समस्याएं भी तो पड़ी हुई हैं। लेकिन जब हम ओवरऑल एक देश के तौर पर देखते हैं, हमारे धर्म, विज्ञान, चेतना को एक साथ देखते हैं, तो ये खूबसूरत तस्वीर नजर आती है जो अपनी ये देखिए, ये तस्वीर हर्ष जी, ये इसरो ने ही जो है अभी ट्वीट की है। इसरो ने ये तस्वीर जारी की है
अब मुझे नहीं पता मनीष इस तस्वीर को देख पा रहे हैं या नहीं देख पा रहे। मनीष, ये उसी ट्वीट ये वही जो उस ट्वीट के अंदर ही ये तस्वीर है, हाँ ये, हाँ जी हाँ जी। तो जरा जरा बताइए, समझा दें इसके हमारे व्यूअर्स के लिए इसको मनीष। हाँ देखिए, ये यहाँ पे जो हमें दो पार्ट दिख रहे हैं ना, ऊपर वाला है अपना विक्रम और सामने जो नीचे दिख रहा है वो है अपना प्रोपल्शन मॉड्यूल। प्रोपल्शन मॉड्यूल जो है, जो अभी तक चंद्रयान को चांद के पास तक लेके गया था, अभी अलग हो गया है, लेकिन इसका भी अभी एक बहुत बड़ा रोल है। ये दो काम यहाँ करने वाला है। ये इस ऑर्बिट में कुछ महीनों या सालों तक घूमेगा और एक तो ये चंद्रयान जो अपना लैंडर विक्रम लैंडर लैंड करेगा, तब उसके साथ कम्युनिकेशन के लिए इसको भी यूज किया जा सकता है एज अ रिले। दूसरा, ये इसके ऊपर एक ऐसा पेलोड लगा है, एक ऐसा एक्सपेरिमेंटल सेटअप लगा है जो इसरो के आगे आने वाले डीप स्पेस की जो रिसर्च है, जहां पर इसरो ढूंढना चाहता है वो प्लैनेट्स जहां पर धरती के जैसे जीवन पॉसिबल है या नहीं, उस इंटेंट को भी दिखाते हैं। इसके ऊपर एक पेलोड लगा है जिसका नाम है शेप, SHAPE, शेप। वो क्या करेगा ना, जो सूरज से रोशनी आ रही है और जो धरती से पास होकर चांद तक पहुंच रही है, उस रोशनी को पढ़ेगा और फिर ये देखेगा कि सूरज की रोशनी जब धरती से एक ऐसे प्लेनेट से पास हो रही है जहां पर जीवन है, उसमें क्या बदलता है। अगर वैसी रोशनी मुझे कहीं और डीप स्पेस से किसी और प्लेनेट से आ रही है, जिसको एक्सोप्लैनेट कहते हैं, यानी वहां पर भी जीवन पॉसिबल हो सकता है। तो ये एक बड़ा कदम है इसरो का। इन्होंने इस प्रोपल्शन मॉड्यूल को वहां पे बस छोड़ा नहीं है, उसका भी पर्पस रखा है। अब जो अपना विक्रम है उसके ऊपर मैंने जैसे बताया ना, अभी वहां पर कुछ डीबूस्टिंग होगी, जैसे बता रहे हैं 2 डीबूस्टिंग होगी। वो जो डीबूस्टिंग है उसके थ्रू वो चेक भी कर लेंगे सारे सब सिस्टम्स को, एंड ग्रेजुअली हम उस पर्टिकुलर ऑर्बिट में आ जाएंगे जहां पर हम 23 तारीख को तैयार रहेंगे। अब यहाँ पर एक बात जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम 23 तारीख तक का वेट क्यों कर रहे हैं। जब हम यहाँ पर हैं तो ये डीबूस्टिंग और 2 दिन 3 दिन लगाकर क्यों 23 तारीख तक का हमें वेट करना है। तो उसके लिए एक पॉइंट उन्होंने बोला था अभी एक सर ने कि चांद के ऊपर जब सूरज चमकने लगेगा। अब ये पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पर एक कंपैरिजन कर देता हूं मैं। लूना 25 21 तारीख को लैंड करना चाह रहा है, उसके पीछे एक कारण है, क्योंकि लूना 25 जहां लैंड करना चाहता है वो पॉइंट हमारे से, मतलब जहां पे चंद्रयान का जो लैंडिंग पॉइंट है उससे भी थोड़ा आगे है ईस्ट में, यानी वहां पर सूरज पहले चमक जाएगा और सूरज की जब पहली किरण वहां पहुंच जाएगी तभी रोस्कोसमोस चाहेगा कि हम हमारे लूना को वहां पर लैंड करवा दें। क्योंकि एक बार सूरज की जो रोशनी है वो लगातार 14 दिन तक दिखेगी और फिर 14 दिन तक वहां पे रात रहनी है। तो अगर हम थोड़ा भी समय वेस्ट करते हैं हमारी लैंडिंग में, तो हमारे पास वो जो क्रूशियल टाइम है जहां पर हम हमारे एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं वो कम हो जाएगा। लेकिन जो अपनी लैंडिंग साइट है, अब ये रेस मतलब है नहीं एक्चुअली, क्योंकि हमने जो लैंडिंग साइट चूज करी है वहां पर सूरज की जो पहली रोशनी पहुंचेगी वो पहुंचेगी 23 के पास। तो हम 21 को लैंड करना चाहे तो कर तो सकते हैं, लेकिन अंधेरे में लैंड करके हम हमारे 2 वैल्यूएबल दिन कम नहीं करना चाहते। मतलब ये एक साइंटिफिक रीजन भी है कि क्यों लूना हमसे पहले पहुंच रहा है, क्योंकि उन्होंने ऐसी साइट को पिक किया है जहां पर सूरज पहले आ जाएगा और हमारे पास सबसे क्रूशियल रिसोर्स है सूरज की रोशनी जो आ रही है। मनीष, इस वक्त अगर मैं दर्शकों के लिए, बल्कि मैं भी जानना चाहता हूं कि इस वक्त हम चांद की सतह से कितनी ऊपर हैं? ये अब अपन इस वक्त तकरीबन 153 किलोमीटर ऊपर है चांद की सतह से। 153 किलोमीटर ऊपर है और चांद के चारों तरफ घूम रहे हैं। उसको नियर सर्कुलर ऑर्बिट कहते हैं, यानी किसी पॉइंट पे कम सबसे पास है 153, सबसे दूर है 163 के आसपास। लेकिन ग्रेजुअली ये घूमते घूमते हम 23 तारीख तक हम पहुंच जाएंगे। सबसे पास का पॉइंट होगा 30 किलोमीटर का और सबसे दूर का पॉइंट हो जाएगा 100 किलोमीटर का। जब हम 30 किलोमीटर ऊपर होंगे चांद की सतह से, तो वो आखिरी के 18 मिनट वाला चालू होगा जहां पर हमें पावर डिसेंट करके लैंड करना होगा। वो होगा 23 तारीख को शाम 5 बजे बाद। तो वो 30 किलोमीटर हमें 18 मिनट में तय करने हैं 23 तारीख। वो 30 किलोमीटर, हाँ वो वर्टिकल के 30 किलोमीटर है। हॉरिजॉन्टल में भी मतलब इसको ऐसे कहते हैं कि एक होता है वर्टिकल रेंज, एक होती है हॉरिजॉन्टल रेंज, कि हम सीधा नीचे नहीं उतरेंगे। जब हम चांद के चारों तरफ जा रहे हैं तो हम उसको, अभी अपना जो लैंडर है वो कुछ इस तरीके से, ऐसे आप देखिए फोटो में देखिए, यहाँ पर जो लैंडर है ना उसकी ओरिएंटेशन ऐसे है, मतलब इधर उसके लैंडिंग लेग्स हैं और इधर उसका सरफेस है। उसको पहले हमको घुमाकर वर्टिकल करना होगा। ये पूरा प्रोसेस हम 30 किलोमीटर वाली ऑर्बिट से चालू करेंगे और ये 23 तारीख को ही चालू होगा। तो हम अपने लैंडर को इस पोजीशन से, ऐसी वाली पोजीशन से वर्टिकल में करेंगे और वर्टिकल पोजीशन में करने के बाद फिर हम जो है डिसेंट करेंगे, जब उसको कहते हैं जो सॉफ्ट लैंडिंग वाला फेज होता है, और जाके फिर टच डाउन होगा। ये पूरा प्रोसेस 18 मिनट लेने वाला है, तकरीबन 18 मिनट। और एक बार जब लैंडर उतर जाएगा तो उसके बाद फिर लैंडर के अंदर से हमारा रोवर निकलेगा। हाँ, तो लैंडर की लेग्स के अंदर सेंसर लगे हुए, लैंडिंग सेंसर्स,
तो जैसे ही टचडाउन होगा तो वो लैंडिंग सेंसर बताएंगे भाई हमने जमीन को टच कर दिया, क्योंकि वहां पर वो अभी अपने कंट्रोल में नहीं है, वो ऑटोनॉमस चल रहा है, ऑनबोर्ड कंप्यूटर उसको कंट्रोल कर रहा है। तो वो बताएगा लैंडर को कि भाई टचडाउन हो गया है। जैसे ही टचडाउन हुआ तो लैंडर अपने सिस्टम्स को चेक करेगा, फिर रैंप खुलेगा। जो अपना रोवर है वो उस रैंप के ऊपर बंधा हुआ है, तो जब रैंप पूरा खुलेगा फिर रैंप नीचे आ जाएगा, एक एंगल पे स्लांट इंक्लाइन बनेगा और रोवर उसके ऊपर नीचे उतरेगा। तब तक रोवर जो है वो एक वायर मैकेनिज्म के थ्रू लैंडर से बंधा रहेगा। फिर जब वो रोवर पूरा नीचे उतर जाएगा, सतह पे उतर जाएगा, तो फिर उसको रिलीज कर दिया जाएगा। लैंडर आगे जाएगा और रोवर आगे जाएगा, रोवर के ऊपर कैमराज होंगे, वो लैंडर की फोटो खींचेंगे, लैंडर के ऊपर कैमराज होंगे, वो रोवर की फोटो खींचेंगे, दोनों एक दूसरे से कम्युनिकेट करेंगे और वो सारी तस्वीरें हमें मिलेंगी जब वो एक गूज़बम्स वाला मोमेंट होगा देख के। अच्छा, ये और बता दीजिए कि अभी अब जैसे प्रोपल्शन मॉड्यूल अलग हो गया, अब लैंडर की जर्नी अब शुरू हो चुकी है चांद की तरफ। तो इस वक्त जो कुछ भी वो लैंडर कर रहा है वो इनबिल्ट सिस्टम्स वो अपने आप सारे फैसले कर रहा है या हम यहां धरती से बैठकर इसरो फैसले कर रहा है? हाँ, अभी नहीं, अभी इसरो जैसे अभी जो सेपरेशन हुआ इसकी कमांड हमने दी है, तो वो कमांड हमने दी है, वो वहां पे एग्जीक्यूट हुई, कमांड एग्जीक्यूट हुई। पायरो वो रहते हैं स्विचेस, पायरो स्विचेस में एक छोटा सा ब्लास्ट होता है, स्प्रिंग मैकेनिज्म धक्का मार देता है, क्योंकि दोनों साथ चल रहे हैं। तो अगर मैंने सिर्फ ऐसे अलग किया तो दोनों साथ ही चलते रहेंगे। तो क्या करना है ना, मेरे को इसको आगे धक्का मारना है तो इसको थोड़ा सा पीछे रख देना जिससे कि अलग हो जाए। और स्पेस में एक बार आप थोड़ा सा भी धक्का दे दो और दो चीजें अलग हो गई तो फिर वो वापस टकरानी नहीं है, वो अलग हो गई, क्योंकि हमें अलग करना है दोनों को, क्योंकि लैंडर को अपने रास्ते जाना है, प्रोपल्शन मॉड्यूल को चांद के चारों तरफ ही घूमते रहना है। अब यहां तक हमारे कंट्रोल में है, कल भी जब डीबूस्ट होगा हमारे कंट्रोल में होगा, अगला डीबूस्ट भी हमारे कंट्रोल में होगा। मैक्सिमम डिसीजन जो ऑटोनोमस होंगे वो होंगे जब हम ये डिसाइड कर लेंगे कि अब वो समय आ गया है कि अब हमें चांद पर उतरना है। वहां पर सिस्टम ऑटोनोमस हो जाता है, फिर हम बीच में उसमें इन्वॉल्व नहीं होते, कंप्लीटली सॉफ्टवेयर उसको अपने ऊपर ले लेता है और वो डिसाइड करता है। जी, एक सवाल और कि वहां से धरती का कम्युनिकेशन कैसे होता है और क्या हमें कुछ तस्वीरें भी वहां से भेजेगा ये लैंडर? हाँ बिल्कुल आएंगी, तस्वीरें भी आएंगी और कम्युनिकेशन देखिए डायरेक्ट कम्युनिकेशन है। इसरो का डीप स्पेस नेटवर्क जो ग्राउंड स्टेशन है वहां से डायरेक्ट कम्युनिकेशन है। जो लैंडर है मतलब प्रज्ञान और विक्रम आपस में कम्युनिकेट करेंगे, उन दोनों का कम्युनिकेशन हमारे प्रोपल्शन मॉड्यूल से भी रहेगा। और जो अपना ऑर्बिटर है वो बहुत बड़ा रोल प्ले करने वाला है, उससे भी कम्युनिकेशन रहेगा। और ऑर्बिटर तो हमसे सदा से कनेक्टेड है, मतलब वी आर ऑलवेज कनेक्टेड टू आवर चंद्रयान 2 ऑर्बिटर, उससे सदा से कनेक्टेड है। तो कम्युनिकेशन जो होगा तो हम डायरेक्ट कम्युनिकेट, अपना लैंडर जो है वो डायरेक्ट कम्युनिकेट कर सकता है, वो अपने चंद्रयान 2 के ऑर्बिटर से कम्युनिकेट कर सकता है, वो प्रोपल्शन मॉड्यूल की मदद से भी कम्युनिकेशन कर सकता है बीच में रिले की मदद से। तो कुल मिलाकर कोई ऐसा स्कोप नहीं छोड़ा इसरो ने कि लास्ट टाइम बोला था ना कि कम्युनिकेशन फेलियर हो गया था, कम्युनिकेशन ब्लैकआउट हो गया था, अब वो चांस ही नहीं है ऐसा कुछ भी। अरे मैं कहीं पढ़ रहा था आज, जो तस्वीरों की हमने बात की कि एक बार जब ये लैंड हो जाएगा, विक्रम लैंडर वहां पहुंच जाएगा, तो उसके बाद विक्रम प्रज्ञान की तस्वीर खींचेगा और प्रज्ञान विक्रम की तस्वीर खींचेगा। हाँ जी बिल्कुल ऐसा होगा, यही सबसे बड़ा इवेंट होगा ना, क्योंकि वो फोटोज हमें मिलेंगी और तभी तो फिर देश को, दुनिया को पता चलेगा कि इसरो ने और इंडिया ने एक बहुत बड़ा अचीवमेंट कर लिया, हमने सक्सेसफुली टचडाउन कर लिया चांद की सतह पे। ये बहुत बड़ा मोमेंट होने वाला है और ऐसा ही होगा। दोनों पे कैमरास लगे हुए हैं, वो आपस में भी कम्युनिकेट करेंगे। तो जो रोवर है वो पहले विक्रम को फोटोज भेजेगा, विक्रम वो फोटोज जो है वो डीप स्पेस नेटवर्क के थ्रू ग्राउंड स्टेशन पे हमें इसरो को भेजेगा और फिर पूरी दुनिया उनको देखेगी। क्या सोच रहे हैं हर्ष जी? नहीं, मैं तो ये सोच रहा हूँ कि किसकी वाली फोटो ज़्यादा अच्छी आएगी। देखिए अभी हमारे जैसे लोगों के लिए तो ये इसी तरह की चीज़ है, लेकिन एक सवाल मेरे मन में आता है। आपने कहा कि कम्युनिकेशन टूट गया था, तो मैं तब से सोच रहा था, आपने कहा कि दोनों आपस में बात करेंगे और डीप स्टेशन जो नीचे है, डीप सी स्टेशन है, उससे बात करेंगे। इनका कम्युनिकेशन क्या होता है, ये अगर सामान्य लोगों को आप बता पाएं। बड़े खूबसूरत तरीके से बता रहे हैं आप। ये देखिए, आप इसको आम भाषा में समझिए तो जैसे अपना मोबाइल फोन कम्युनिकेट करता है ना, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, जैसे अब ये जो अपना फोन है, तो इस फोन से कुछ रेडिएशंस निकलते हैं जो हमारे टावर को पकड़ते हैं, फिर अपन बोलते हैं हम नेटवर्क में आ गए हैं। कुछ उसी तरीके से रहता है कम्युनिकेशन जो रहता है, बस होता क्या ना, यहाँ पर हमें एंटीनास लगाने होते हैं जिसको हम टेलीमेट्री एंड टेलीकमांड के एंटीनास कहते हैं। वो जो एंटीनास हैं वो क्या करते हैं ना, वहां से सिग्नल भेजते हैं। वो जो सिग्नल है वो एक पावरफुल सिग्नल होता है जो धरती तक आता है, चांद से धरती तक आता है। यानी वो जो 3,84,000 किलोमीटर की जर्नी है वो ट्रेवल करके धरती तक आता है। यहाँ पर बड़े बड़े एंटीनास लगे थे ग्राउंड स्टेशन पे, वो उस सिग्नल को कैच करते हैं। जैसे पहले डिश एंटीनास नहीं होते थे जो टीवी सिग्नल कैच करते थे, तो वैसे कैच करते हैं।
अब यहाँ पर होता क्या ना कि देखिए बहुत सारी चीजें हो सकती है, जैसे कि एक सबसे बड़ी चीज ये हो सकती है कि जब हम लैंड कर रहे हैं, मान लीजिए बाई चांस हम जब लैंड कर रहे हैं कुछ भी हुआ और हम क्रेटर के किसी किनारे आ गए, अब हमें ग्राउंड स्टेशन अगर सीधा नहीं दिख रहा तो हम क्या करेंगे, तो हम हमारे ऑर्बिटर को वो सिग्नल भेजेंगे, ऑर्बिटर उन सिग्नल को पकड़ेगा और वो ऑर्बिटर, चंद्रयान 2 का ऑर्बिटर उन सिग्नल्स को वापस धरती पे भेजेगा। जस्ट लाइक जैसे अपने फोन में नहीं होता, अपन नेटवर्क पकड़ते हैं फिर अपन जब बातें करते हैं तो कम्युनिकेशन होता है, कुछ ऐसा ही है, लेकिन डिस्टेंस बहुत लंबा है। बिल्कुल एक बिल्कुल एक बिल्कुल, सवाल बिल्कुल। एक सवाल और मेरे मन में आ गया, एक छोटा सा सवाल जरूरी है, क्योंकि आपने कहा ना कि ऑर्बिटर वहां पहले से है, तो अभी ये जो कम्युनिकेशन दोनों के बीच में होगा, ये कितनी दूरी है, किस तरह से ये मतलब ये कहे कि उस मनीष जी- ऑर्बिटर से और ये अभी का जो कम्युनिकेशन है, इसके बारे में थोड़ा सा जिज्ञासाएं बताएं। बहुत है, जरा शॉर्ट में पूरी कीजिएगा। हाँ, देखिए अभी ऑर्बिटर जो है वो तकरीबन 100 बाय 100 की कक्षा में है, ऑर्बिट में है, इस वक्त चांद के चारों तरफ घूम रहा है, तो वो चांद की सतह से 100 प्लस किलोमीटर पे है, तो अभी जो कम्युनिकेशन होगा वो 100 किलोमीटर के दायरे में है, और वहां से अपन 3,84,000 किलोमीटर की बात ठीक। करते हैं। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।